नमस्कार, केशव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैंने कह दिया था आपसे पिछले वीडियो में ही कि हम कुछ गणित की चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो हम अब डेरिवेशन करने वाले हैं इस चैप्टर के जिन डेरिवेशनों में जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी, उन इक्वेशनों यानी कि उन समीकरणों का हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, उनका ग्राफीय निरूपण भी हमें करना पड़ेगा। इसलिए हमें सरल रेखाओं का जो ग्राफ होता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। गौर करिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो 10th क्लास थी उसमें आपने सरल रेखा पढ़ी थी। बताओ, सरल रेखा का जो समीकरण होता है वह होता है ax प्लस by प्लस सी। यहाँ तक तो आप 10th क्लास तक पढ़कर आ चुके थे। और अब क्या होता है, सरल रेखा का कुछ बदला हुआ रूप हमें प्राप्त होता है, जो कि m के प्रारूप में होता है, यानी कि m के रूप में होता है। m के बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। m होती है ढाल, प्रवणता। हमने दार्शनिक वेग में भी यह चीज पढ़ी थी कि जो m होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो ये जो सरल रेखा का जो समीकरण है उसको हम बड़ी क्लासों में बदले हुए रूप में पढ़ते हैं, और वह बदला हुआ रूप होता है y बराबर mx प्लस सी। यही इसी रूप के बारे में हमें अध्ययन करना है, यानी कि इसमें जो भी केस बन सकते हैं उन केसों को हम लेंगे, और उस केस में जो समीकरण का प्रारूप होगा उस समीकरण का हमें ग्राफ देखना है कि इस समीकरण का ग्राफ कैसे आता है। गौर करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम इसी समीकरण को लेते हैं y बराबर mx प्लस सी। देखो, ये गणित की बातें हैं जो आपको सामान्य जानकारी में होनी चाहिए, और सीखने की कोशिश कीजिएगा, आप अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, मैंने सबसे पहले लिखा, अभी आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है। सबसे पहले मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ पर x अक्ष होता है और यहाँ पर y अक्ष होता है। अब जो मैंने अभी समीकरण लिखी थी कि y बराबर mx प्लस सी, जहाँ पर बताओ m क्या होती है, प्रवणता होती है, हमें पता ही है, जिसका मान क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है। ऐसे बताओ c क्या होता है, मैं बता दूं, c होता है y अक्ष पर सरल रेखा द्वारा काटा गया अंतखंड। गौर करिएगा कैसे मुझे प्राप्त हुआ। बताओ m का मान होता है, यहाँ पर बताओ m का मान धनात्मक है, यानी कि जो थीटा होगा वह क्या होगा, बताओ न्यून कोण होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा का मान अगर न्यून कोण होता है तो tan थीटा की वैल्यू धनात्मक प्राप्त होती है। इसलिए इस सरल रेखा का जो ढाल होगा वह धनात्मक ढाल वाली सरल रेखा के बराबर होगा, यानी कि इस सरल रेखा का ग्राफ मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ। गौर करिएगा, इस सरल रेखा का जो ढाल है, सॉरी समीकरण है, वह होगा y बराबर mx प्लस सी, और यह जो x अक्ष के साथ जो कोण बना रही होगी वह होगा थीटा। अच्छा, ये जो c है, मैंने बोला था c क्या है, बताओ y अक्ष पर इस सरल रेखा द्वारा काटा गया अंतखंड। तो बताओ ये सरल रेखा y अक्ष पर कहाँ पर आकर प्रतिच्छेद होती है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही हमारा क्या होगा, बताओ c होगा। यानी कि सरल रेखा द्वारा y अक्ष पर कितना अंतखंड काटा गया है, उसी अंतखंड का मान हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इसको कैसे आया, गौर करिएगा। जब आप 10वीं क्लास में सरल रेखाओं का ग्राफीय निरूपण करते थे, तब वहां पर आप एक सारणी बनाया करते थे 3-3 बिंदुओं की। यहाँ पर x और y लिखते थे, फिर x के मान ड्रॉ करते जाते थे, y के मान प्राप्त होते जाते थे समीकरण की सहायता से। वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। बताओ, अगर मैं x का मान 0 रखना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सरल रेखा मुझे y अक्ष पर कहाँ पर प्रतिच्छेद होगी। बताओ y अक्ष पर जब ये सरल रेखा मिली होगी तब बताओ x का मान कितना हो गया होगा, बताओ 0 हो गया होगा। यानी कि अगर मैं x की 0 वैल्यू पर इस समीकरण का मान निकालना चाहूँ, तो बताओ जैसे ही मैं x का मान 0 रखूंगा, m 0 से गुणा होकर के 0, तो बताओ y का मान कितना आ जाएगा, बताओ c आ जाएगा। तो बताओ जब x का मान 0 रहा होगा तब y का मान कितना रहा होगा, c। तो यह c वही है जो हम कह रहे थे कि y अक्ष पर काटा गया अंतखंड। तो एक चीज तो ये होती है। अब बताओ, जैसे ही हम इस c को थोड़ा
कम करते जाएंगे तो बताओ यह रेखा किसकी ओर अग्रसर हो जाएगी बताओ। जैसे बताओ इस c का मान मैंने कम करना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया, कम करना स्टार्ट किया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये c कहाँ पर चला जाएगा बताओ, 0 पर, यानी कि c की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 0। तो बताओ जब c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बताओ वह सरल रेखा किस बिंदु से गुजरने लग जाएगी बताओ, मूल बिंदु से। यानी कि ऐसी सरल रेखा जिसमें c का मान 0 हो, तो बताओ c का मान इसमें मैं जैसे ही 0 रखूंगा, y बराबर केवल क्या बचेगा, mx प्लस 0, यानी कि y बराबर mx। तो बताओ मुझे दो सरल रेखाओं का ढाल प्राप्त हो गया, या दो सरल रेखाओं का ग्राफ और समीकरण प्राप्त हो गई। एक तो y बराबर mx प्लस c, जिसकी समीकरण कैसी होगी बताओ, ac, ये वाली, और बताओ y बराबर mx यानी कि c का मान 0, और c का मान 0 का मतलब क्या होगा, ये जो अंतर्खंड है वह 0 रहा होगा, यानी कि ये जो सरल रेखा थी जो अभी तक यहाँ से गुजर रही थी वो कहाँ से गुजरने लग जाएगी बताओ, मूल बिंदु से गुजरने लग जाएगी। यानी कि मूल बिंदु से गुजरने वाली धनात्मक ढाल वाली रेखा का जो समीकरण होगा वह क्या होगा बताओ, y बराबर mx प्लस y बराबर केवल mx होगा। अब हमें ढूंढना है कि अगर m का मान ऋणात्मक हो तो फिर कैसा होगा सर बताओ। अगर m का मान ऋणात्मक हुआ तो सरल रेखा का इक्वेशन यही आएगा, y बराबर माइनस का mx प्लस c। तो बताओ इसमें क्या करेंगे, बस अपन ये जो न्यून कोण बना रहे थे अपन उसको कौन सा कोण बना देंगे बताओ, अधिक कोण। और बताओ अधिक कोण कब बनेगा, जब ये सरल रेखा घूमती घूमती इधर से ऐसे हो जाएगी, यानी कि उस सरल रेखा को हम कैसा बना देंगे, ऐसा, ताकि ये जो कोण बनेगा वह क्या बन जाए, अधिक कोण बन जाए। तो इस प्रकार से तीनों अपन केस बनाएंगे, एक एक करके आप लिखते जाना और समझने की कोशिश करना। वैसे आपको ये चीजें अच्छे से याद हो गई होगी। क्या करना है, गौर करिए, हाफ हेडिंग डालिए। हमें केवल इन चीजों के बारे में जानना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। गणित वाले बच्चे इनको बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बस केवल आपको समझाने की जरूरत है मुझे, जो कि मैंने आपको समझा दी है। क्या होता है सबसे पहले, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूंगा कि y बराबर mx प्लस c कहाँ से आया। पहले अपन इन केसों के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोट लगा लो ऐसे ही, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, बस हमारी जानकारी के लिए है। तो नोट लगा कर लिखो, सरल रेखाओं के ग्राफ, सरल रेखाओं के ग्राफ। इसमें पहला केस लिखो, केस फर्स्ट। इसमें आप लिखिएगा y बराबर mx प्लस c, यानी कि जब समीकरण इस प्रकार की हो तो बताओ ग्राफ कैसा नजर आएगा आपको। ग्राफ नजर आएगा इस प्रकार का, इस प्रकार का, यानी कि यह कुछ कोण बना रहा होगा और वह कोण क्या होगा बताओ, न्यून कोण होगा। इस कारण से m का मान क्या प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा, और इस सरल रेखा का समीकरण बन जाएगा y बराबर mx प्लस c, जहाँ पर c क्या होगा बताओ, y x पर काटा गया अंतखंड होगा। इतना सा आप नोट करिए। बताइए यहाँ पर बता सकते हम कि m का मान क्या है, यहाँ पर m धनात्मक है। ऐसे ही बताओ दूसरा केस अपन ने क्या लिया था, दूसरा केस हमने लिया था जब समीकरण कौन सी हो बताओ, y बराबर mx हो, यानी कि अब की बार क्या कर देंगे हम, इस c को हम क्या कर देंगे बताओ, 0 कर देंगे। और बताओ जब इस c का मान 0 हो गया होगा तो बताओ ये पॉइंट उठ करके कहाँ आ गया होगा बताओ, 0, यानी कि मूल बिंदु पर आ गया होगा। यानी कि जरूर बस इस समीकरण में इस ग्राफ में और इस ग्राफ में एक ही अंतर होगा कि यहाँ तो c का कुछ मान रहा होगा, जबकि इस ग्राफ में c का मान 0 हो गया होगा। यानी कि ये सरल रेखा जो यहाँ से गुजर रही थी वो अब की बार कहाँ से गुजरने लग जाएगी बताओ, मूल बिंदु से गुजरने लग जाएगी। इसलिए अब की बार बताओ ग्राफ कैसा आएगा, गौर करिएगा आप, ग्राफ आएगा इस प्रकार से। यानी कि कोण तो वही है जो अभी तक था थीटा, बस केवल उस c का मान क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। और इस समीकरण का जो इस सरल रेखा का जो समीकरण होगा वह होगा y बराबर mx। यहाँ पर भी बताओ m क्या है बताओ, यहाँ पर भी m धनात्मक ही है। अब तीसरा तो आप जान ही गए होंगे, मैंने आपको बता दिया था। जल्दी से मैं इसको हटा देता हूँ, आपने नोट
कर लिया होगा। केस स्टडी देखिए आप, केस स्टडी में अपन को क्या करना है, केवल बताओ m का मान ऋणात्मक लेना है। तो केस स्टडी आप लिखिए, केस स्टडी में आप लिखना जब y बराबर माइनस का mx प्लस c हो, यानी कि m क्या हो बताओ ऋणात्मक हो, तब सरल रेखा का ग्राफ किस प्रकार से नजर आता है। गौर करिएगा आप, तब सरल रेखा का ग्राफ बताओ जब m का मान धनात्मक था तो वह न्यून कोण था। अब जैसे ही m का मान ऋणात्मक होगा, बताओ m का मान ऋणात्मक कब होगा, क्योंकि m tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा का मान ऋणात्मक कब होता है, जब थीटा अधिक कोण हो। तो बताओ अधिक कोण के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सरल रेखा को घुमाना पड़ेगा, और थीटा का मान जैसे ही 90 डिग्री से अधिक होगा अधिक कोण बन जाएगा, यानी कि सरल रेखा मुझे कैसे प्राप्त होगी, इस प्रकार की प्राप्त होगी। तो बताओ मैं इस प्रकार की एक सरल रेखा बना दूं, तो बताओ यह कोण अपने आप कितना बन गया, अधिक कोण बन गया, और जैसे ही ये अधिक कोण बना m का मान क्या आने लग जाएगा, बताओ ऋणात्मक आने लग जाएगा। कितना आसान हमें जानना था केवल। अब बताओ यहाँ पर भी ये यहाँ पर अंतखंड काटेगा इसे, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जल्दी से इनको लिख लो। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं जो हमारी गणित में या इन समीकरणों को सोल्व करने में सहायता करेगी। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो y बराबर mx प्लस c है ना, कहाँ से आया उसको आपको लिखना नहीं है, केवल सामान्य जानकारी के रूप में याद रखना है। बताओ अभी अभी जब 10th क्लास की मैंने बात की थी, तब सरल रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ होगा। अच्छा यहाँ पर y बराबर mx प्लस c होता है, इसके बारे में तो आपको बताया ना, y होता है yx और x होता है xx, m का मान होता है tan थीटा के बराबर, और c का मान होता है बताओ अंतखंड का मान, यानी कि y अक्ष पर सरल रेखा द्वारा काटा गया अंतखंड, यानी कि ये c है ना एक कांस्टेंट राशि है। बताओ यहाँ पर भी x चर है, y भी चर है, तो अचर कौन सी राशि हुई, c। अब c का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि c का मान ऊपर आए नीचे आए उससे tan थीटा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आप अपन को ये चीज देखनी है कि इस सरल रेखा से इस सरल रेखा का मान कैसे आया, यानी इसका रूप चेंज कैसे होगा। तो बताओ इस सरल रेखा से इस सरल रेखा को मुझे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y को अकेला रखना पड़ेगा, और y अकेला रखने के लिए हम क्या करेंगे, सभी चीजों का पक्षांतरण करना स्टार्ट करेंगे। तो ax भी उधर जाएगा और c भी उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा -ax और ये बन जाएगा -c। तो बताओ अब की बार y को अकेला करने के लिए b का भाग भी देना पड़ेगा, तो b का भाग देने पर ये दोनों इस प्रकार से नजर आने लग जाएंगे। अब इसको हम क्या नाम दे देंगे बताओ m, तो बताओ ये बन जाएगा m और ये बन जाएगा x, और इसको कुछ नाम दे देंगे कोई कांस्टेंट बड़ा c, तो y प्लस में c आ जाएगा। तो बताओ इस प्रकार की सरल रेखा का समीकरण आया नहीं आया, बताओ आ गया। तो ये बस प्रारूप चेंज है तो सरल रेखा की समीकरण ही। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट करने की आवश्यकता आपको नहीं। ये चीजें 11th क्लास में आती हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं इन पर, मैथ्स वाले बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए भी होंगे। अब आप कुछ लोग के बारे में भी जान लीजिए। लोग का मतलब जो हमारा लघुगणकीय फलन होता है लोगरिथम, उसके बारे में आपको कुछ चीजें लघुगणक के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि आपकी गणित स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये चीजें फिजिक्स में भी काम आती है और केमिस्ट्री में भी काम आती है। देखो कौन सी चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गौर करिएगा। लोग जो होता है उसके एक तो पावर में चीज आती है और एक इधर सामने चीज आती है। अब देखने ध्यान से लोग को कैसे बोलते हैं, कई बच्चों को तो यही पता नहीं है कि लोग को किस प्रकार से बोला जाता है और लोग को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो गौर करिएगा लोग को कैसे लिखते हैं। मैंने कोई चीज लिखी लोग, इसके पैरों में यानी कि इसके आधार में बेस में मैंने कोई चीज लिख दी, यहाँ पर ए या ई लिख दी, और इसके साथ में यहाँ पर गुणा में नहीं, इसका फलन में यानी कि इस फलन में मैंने यहाँ पर कोई चीज लिख दी एक्स। तो इसको हम बोलते हैं, ध्यान से देखना और याद कर लेना आपकी बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये बोलना ही नहीं आता, जाने के बोलते हैं। तो ध्यान से देखना इसको कैसे बोलते हैं, log x टू द बेस e, log x टू द बेस e, यानी कि जो a है जो e है
वो इस log के कहाँ पर है, बेस में है। यानी कि log x का मान किस बेस के रेस्पेक्ट में लिया गया है, e के रेस्पेक्ट में लिया गया है, इसलिए हम इसको लिखते हैं log x टू द बेस e। इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं। अच्छा, इस चीज को आप पता है, आपको क्या, हम बायो वालों को नहीं पता होगा, लेकिन गणित वालों को पता होना चाहिए कि इस चीज को, यानी कि जब बेस में e होता है तो इस log को हम शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं ln। क्या लिख सकते हैं बताओ, ln x। इसका मतलब ही यही होता है, ln का मतलब होता है कि उस log के बेस में क्या है बताओ, e है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। और भी कई प्रॉपर्टी होती है log की, देखना ध्यान से, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो log होता है, अगर इसके यहाँ पर कोई दो चीजें गुणा हो रही है, क्या दो चीजें गुणा हो रही है, तो जब log इसका विभाजन करेगा, यानी कि इन दोनों को अलग अलग करेगा, तो गुणा का चिन्ह प्लस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। ये सब चीजें गणित की है, गणित की चीजों को आपको समझना पड़ेगा, सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे बताओ, जब गुणा प्लस में चेंज हुआ तो बताओ, अगर भाग होता तो वो किसमें चेंज होगा बताओ, वह होगा माइनस में, यानी कि log m माइनस log n। इस प्रकार से आपको, यानी कि गुणा प्लस में बदलता है और भाग माइनस में बदलता है। अच्छा, यहाँ पर अपन कोई भी बेस ले सकते हैं। यहाँ पर मान लेता हूँ मैं e ले लेता हूँ, यहाँ पर भी e रखूंगा, यहाँ पर भी e, यहाँ पर भी e, यहाँ पर भी e। इस प्रकार से आपको, तो बताओ इसको कैसे बोलेंगे, log m इंटू n टू द बेस e बराबर log m टू द बेस e प्लस log n टू द बेस e। कैसे बताओ, इसको कैसे बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलना, log m अपॉन n टू द बेस e बराबर log m टू द बेस e माइनस log n टू द बेस e। इस प्रकार से हम चीजों को बोलेंगे। अभी तक आपको कुछ लिखना नहीं है, इन सब चीजों को मैं अभी आपको समझाकर लिखा दूंगा। ऐसे ही एक और चीज आती है, आपको गौर करना होगा कि कभी कभी हमें क्या जरूरत पड़ती है, इस log e का जो मान होता है, इस e का जो बेस होता है, इस बेस e को हमें 10 वाले बेस में बदलना पड़ता है। यानी कि इस log का मान जो है ना, हमें e के सापेक्ष नहीं लेकर के 10 के सापेक्ष लेना पड़ता है। कि जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है उसमें जो हम गणनाएं करते हैं वो तो बेस 10 में करते हैं। तो गौर करिएगा, जब log 10 में बदलता है, यानी कि जो बेस e है जब बेस 10 में बदलता है, तो हमें इस संख्या के आगे 2.303 से गुणा करना पड़ता है। यह चीजें हमें कैलकुलेटर से आराम से प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब गणना की गई है ना, तो पाया गया कि जब बेस e बेस 10 में बदलता है, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर आता है, कुछ संख्या आती है जो इसके साथ गुणा होती है, और उस संख्या का मान होता है 2.303। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर लिखाऊंगा, उन चीजों को आप अच्छे से याद कर लेना। कुछ समाकलन और कुछ अवकलन भी आपने फिजिक्स में 11th में याद किए होंगे, उनके बारे में भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। चलो जान ही लेते हैं, देखना ध्यान से। बताइए, आप मुझे बताइए x का अवकलन क्या होता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ dy x बराबर 1। कैसे सर, हमें पता है कि x की पावर n का